आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। मैं संतोष कुमार। आज हमारे बीच यूथ एजेंडा के संपादक जीएन तिवारी जी हमारे बीच आए हैं, चुनाव तंत्र के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। संविधान की त्रुटियों से लोकतंत्र पर खतरा। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त कर्मियों द्वारा शासन। फिर शासन किस पर? जनता पर। कहने को तो एक कर्मी जनता के सेवक हैं, वेतनभोगी नौकर हैं, पर व्यवहार में ठीक उल्टा है। नौकर ही मालिक और जनता सेवक। भारतीय संविधान कहता है कुछ और होता है ठीक उल्टा। कहता है नौकर और बनाता है मालिक। इसी तरह लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोढ़ है भारत का चुनाव तंत्र। चुनाव तंत्र बहुमत से प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, लेकिन शायद ही कोई प्रतिनिधि बहुमत से चुने जाते हों। यानी चुनाव तंत्र बहुमत को ही परिभाषित करने में असमर्थ है। ये बहुमत नहीं, सिर्फ अधिक मत की गणना करता है, जबकि बहुमत का मतलब है 50% से अधिक। इसका मतलब है कि जितने भी मतदाता हैं उनके आधे से अधिक संख्या द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हों तब बहुमत से कहे जाएंगे। अगर मान लिया कि हम उनकी संख्या को छोड़ भी दें तो कम से कम यह तो मानना होगा कि जितने मत पोल हुए उसका 50% से अधिक। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लिया कि 50,000 वोट है तो बहुमत के लिए अगर 50,000 वोट पोल हुआ हो तो बहुमत के लिए 25,000 से अधिक मत होना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। 5,000 वोट लाकर भी बहुमत का नेता बन जाता है, जबकि 95% उसके विरोध में होते हैं। ऐसे ही नेता का चुनाव करता है भारत का चुनाव तंत्र। इससे चुनाव तंत्र में इतनी अधिक खामियां पैदा हो गई है। सारे बुराइयों का जड़ है ये बहुमत की परिभाषा। सभी लोग जान गए, प्रतिनिधि जानते हैं कि थोड़ा सा वोट लाकर भी हम बहुमत का नेता बन सकते हैं। और इसी कारण यहां जात पात और संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और बेतुके चुनाव घोषणा पत्र की भी प्रचलन रहा है। इससे ये उनकी समझ है कि हमें अधिक जीतने के लिए अधिक वोट की जरूरत नहीं है, यानी बहुमत की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ वोट की जरूरत है। अगर मान लिया कि 50,000 ही वोट पोल होता है तो वे किसी न किसी बहाने या तो अधिक से अधिक प्रतिनिधियों को खड़ा करके या जात पात में उथल पुथल मचा करके और एक विद्वेष पैदा करके एक वर्ग के वोट हासिल करने के चक्कर में रहते हैं। और इस तरह मात्र 4-5 हजार वोट भी अगर आ जाते हैं तो वे विजयी घोषित हो जाते हैं। इसका प्रतिफल होता है कि वे सिर्फ 5% जनता के ही नेता हैं, 95% उनके विरोध में हैं, फिर भी इनकी नेता की उपाधि मिली हुई है। और ये हमारा चुनाव आयोग भी मान लेता है, ये हमारा संविधान भी मान लेता है। यह कैसा तंत्र है? इस तंत्र से ही अलगाववादी की प्रवृत्ति बढ़ी है और सबको ये समझ आती है कि हम किसी तरह कुछ वोट की जुगाड़ अगर कर लें तब भी हम निकल सकते हैं, हमें बहुमत की जरूरत नहीं है। इस बात को चैलेंज होना चाहिए कि जो भी नेता हो कम से कम बहुमत का नेता हो। अगर बहुमत का नेता होता है तो उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है, अन्यथा आज के चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही मात्र उनके कुछ परसेंट जनता के लिए हो जाती है। इस तरह कई बार तो चुनाव क्षेत्रों में कई प्रतिनिधियों द्वारा कहा भी गया है कि मैं आपकी चिंता क्यों करूं, आपने मुझे वोट नहीं दिया है। बात भी सही है, वे वोट नहीं दिए हैं और कभी भी नहीं देंगे, फिर भी ये नेता बने रहेंगे। तो इस तरह जनप्रतिनिधियों की जनता के आवश्यकताओं की चिंता नहीं होती
और मनवे जनता के लिए उत्तरदायी नहीं हो पाते हैं। तो पहला कदम ये होना चाहिए, सख्त कदम, कि चुनाव आयोग बहुमत का नेता घोषित करें, यानी जो उम्मीदवार 50% से अधिक वोट लाते हैं उन्हीं की विजय हो, अन्यथा दोबारा चुनाव हो। इस तरफ प्रतिनिधियों की संख्या भी घट जाएगी। दूसरी कमियां आती है कि यह चुनाव तंत्र जनप्रतिनिधियों का चुनाव करता है जो विधायिका के अंग हैं, यानी यही सांसद कानून बनाते हैं और इसी कानून के अंतर्गत भारत के शासन तंत्र का संचालन होता है। और कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों के लिए कोई योग्यता नहीं है। आश्चर्य, कोई भी प्रतिनिधि हो सकता है, जबकि यही विधायिका ऐसे कानून बनाई है कि एक किरानियों के लिए भी योग्यता की जरूरत है, एक चपरासी के लिए भी योग्यता की जरूरत है, लेकिन कानून बनाने वालों के लिए योग्यता की जरूरत नहीं। यह एक आश्चर्य है, माने आश्चर्य का भी आश्चर्य है कि ऐसे नेता अगर जाएंगे या वे कानून क्या बनाएंगे और उनके कानून पर सत्ता का संचालन कैसे होगा। इसमें कम से कम योग्यता निर्धारित होनी चाहिए कि योग्य लोग संसद में पहुंचे। तीसरी खामियां कि हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख तक माने रखा है। अब ये बताइए कि इस भारत में 28 लाख कितने लोग खर्च करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ योग्य आदमी, ईमानदार आदमी, अच्छे छवि का आदमी, उसके पास पैसा तो है नहीं, इसका मतलब ये चुनाव नहीं लड़े। अब यह चुनाव मात्र अपराधियों और लुटेरों के लिए हो गया, भ्रष्टाचारियों के लिए हो गया, जो 28 लाख रुपया कम से कम जुगाड़ करे तब चुनाव लड़े। यह स्थिति मात्र 1% लोगों के पास हो सकती है। तो जब 99% लोग इस चुनाव में भाग लेने में असमर्थ हैं तो फिर लोकतंत्र कैसा। इसलिए लोकतंत्र के लिए जरूरी है ये पैसे वाली या तो सीमा समाप्त करे, ये प्रतिबंध करे, चुनाव आयोग में खर्चे पर प्रतिबंध करे, या अगर चुनाव आयोग 28 लाख रुपया ये मानता है कि चुनाव खर्च जरूरी है तो जितने भी उम्मीदवार भाग लेते हैं सभी उम्मीदवारों को 28 लाख रुपया कम से कम उपलब्ध कराए, तब माना जाएगा कि लोकतंत्र है। नहीं तो ये तो पक्षपात है, लोकतंत्र कहां। जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है, और सर्वविदित है कि पैसा आसानी से हो नहीं सकता, ईमानदारी से हो नहीं सकता है, उसके लिए भ्रष्टाचार जरूरी है। यानी चुनाव में उम्मीदवारी बनने के लिए पहले भ्रष्टाचारी होना जरूरी है, तभी हम प्रतिनिधि बन सकेंगे, अन्यथा पैसे लाएंगे कहां से। तीसरी बात, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करने के बाद ही आचार संहिता की घोषणा करता है। आचार संहिता एक प्रचलित शब्द है, लग जाती है। ये ऐसी आचार संहिता होती है कि सारे सरकारी कार्यक्रम भी बंद हो जाते हैं, कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं हो सकता है, चाहे जनता के लिए कितने भी उपयोगी क्यों न हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में वे आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। उस पीरियड में कोई किसी गरीब की सेवा तक भी नहीं कर सकता है, हल्का फुल्का सेवा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आचार संहिता में आता है। और यही चुनाव के प्रतिनिधि मंचों से खड़े होकर बड़े बड़े लोक लुभावन फैसलों की घोषणा करते हैं। कोई कहता है कि हम जितने पर स्कूटी देंगे, कोई कहता है साइकिल देंगे, कोई कहता है लैपटॉप देंगे, कोई कहता है कि हम लोन ही माफ़ कर देंगे, कोई कहता है कि हम नगद राशि देंगे। क्या यह आचार संहिता में नहीं आता? यह लोक लुभावन नहीं है, यह मतदाताओं को लुभाने की प्रक्रिया नहीं है। तो फिर आचार संहिता में दो भाग क्यों, दो नीति क्यों? अगर ये सारे कार्यक्रम बंद हो जाएं, गरीब की सेवा तक भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इन बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की घोषणा करते हैं, यह लोक लुभावन नहीं है, ये मतदाता को लुभाना नहीं हुआ।
आखिर हम नगद पैसा भी बांटेंगे, फिर इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं? तो इस तरह चुनाव में त्रुटियों के कारण यह लोकतंत्र को धराशायी करता जा रहा है चुनाव आयोग। अगर हम कहते हैं कि अभी एक संविधान का ही पार्ट है, संविधान प्रदत्त शक्तियां मिली है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग के इस शक्तियों में संशोधन करना चाहिए। आखिर ये संशोधन करे कौन? कौन करेगा संशोधन? अभी जो विधायिका हैं इसी के अंग हैं और इसी आधार पर ही वे चुनकर जाते हैं। उन्हीं के पास पैसा है जो खर्च कर सकते हैं। 28 लाख तो बात की है, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं। एक एक रैलियों में करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ खर्च कर देते हैं। वे नेता इसमें सुधार क्यों करेंगे? इसका मतलब है कि इस लोग अब ये सुधार संभव नहीं है। ये नेता सुधार नहीं कर सकते हैं, ये पार्टियां सुधार नहीं कर सकती है। चूंकि सबकी मनोवृत्ति यही है, सब चाहते हैं कि हम चुनाव में अधिक से अधिक पैसे खर्च करके और मतदाताओं को लुभाएं और अपनी ओर खींचें। तो आखिर ये सुधार होगा कैसे? इस चुनाव में अच्छे लोग, ईमानदार लोग आएंगे कैसे? उनके पास तो पैसे नहीं हैं। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर यह व्यवस्था कौन करेगा? तो अब ये स्पष्ट है कि ये लोग और ये पार्टियां और अब तक की सरकारें ये तो खुद इसी तरह की कानून बनाई है, संविधान बनाई है कि इसी तरह हम लोग करते रहें, लूटपाट करते रहें, व्यभिचार करते रहें और जनता को अनाथ बनाते रहें। तो ये लोग तो नहीं कर सकते। इसीलिए अब करने की एक इसमें परिवर्तन करने की या सुधार करने की जवाबदेही देश के सदा से युवाओं पर रही है और युवाओं को है। किसी भी परिवर्तन का वाहक युवा ही रहे हैं और अभी भी ये परिवर्तन का वाहक युवा ही बन सकते हैं। अतः युवाओं से आग्रह है कि वे इधर ध्यान दें, अतः या उनका कैरियर सदा सदा के लिए बर्बाद होता रहेगा और ये सरकारें मूक दर्शक बननी रहेगी और अपनी झोली भरती रहेगी और गरीबों को सब्सिडी के नाम पर 90% लूटती है और 10% लुटाती रहेगी। तो सबको समझ लेना चाहिए, ये जनता भी 10% पाकर खुश है। वो अपना हक भी नहीं समझती है, हक भी नहीं जानती है कि मेरा हक क्या है। 100 रुपये उनके नाम पर अलॉट होता है, मिलता है 10 रुपये, तो वो तो इसलिए खुश है कि चलो मुफ्त में 10 रुपये भी मिल गया। इतनी समझ में नहीं है कि मेरे नाम पर 90 रुपये लूट लिए गए। तो यह बताना भी युवाओं का ही काम है। जो समझदार हैं वो इसमें आवें, भाग लें और खासकर जब ये युवाओं की आबादी 65% है तो फिर युवा क्या सोच रहे हैं? युवाओं की आबादी बहुमत में है, ये युवा ही अपनी सरकार क्यों ना बनाए? क्यों इन भ्रष्टाचारियों पर अपना तकदीर छोड़ें? अगर अब भी नहीं संभलते हैं तो स्थिति और भी भयावह होगी और इनका सामना युवाओं को ज़्यादा करना पड़ेगा। अतः आएं और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लें और कम से कम इस लोकतंत्र के माध्यम से अपनी सरकार बनाएं और तब समस्याओं का अंत करें। धन्यवाद।